प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आवेदन पत्र का मानक प्रारूप, खंड दर खंड विश्लेषण। आइए हम लोग देखते हैं। एक आवेदन पत्र का यहाँ नमूना दिया गया है, प्रारूप दिया गया है। तो आवेदन पत्र अपने बड़े भाई की शादी में शामिल होने के लिए अवकाश हेतु प्रधानाचार्य के पास आवेदन लिखें। यह 100 शब्दों में कम से कम जो है लिखा जाता है। बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं। तो एक लगभग 100 शब्दों के आसपास आवेदन पत्र जो है होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आवेदन पत्र क्या होता है। जब विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी पदाधिकारी को औपचारिक अनुरोध पत्र लिखा जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवेदन पत्र कहते हैं। इसका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। आइए हम देखते हैं इस परिभाषा के आधार पर जो है आवेदन पत्र की क्या विशेषता है। तो आवेदन पत्र की पहली विशेषता है कि इसका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। जैसे उद्देश्य क्या है, हमें छुट्टी के लिए या कुछ मांग के लिए या कुछ शिकायत के लिए पदाधिकारी को जो है लिखा जाता है। यह एक अनुरोध पत्र है, यह औपचारिक है। औपचारिक है मतलब ये नियम से बंधे हुए हैं। इसका एक अपना प्रोटोकॉल होता है, एक आपका अपना प्रारूप होता है। उस प्रारूप में ये बंधे हुए हैं, ये स्वतंत्र नहीं है। ये जो है इसमें उतना एलास्टिसिटी नहीं है, लोचशीलता का इसमें अभाव पाया जाता है। हम जो मन सो नहीं लिख सकते हैं, भाषा परिमार्जित होनी चाहिए। तो ये सब जो है ये इसीलिए ये एक औपचारिक जो है अनुरोध पत्र होता है। आइए इसके सभी अंगों को, इसके जो है सभी खंडों को हम अलग अलग विश्लेषण करेंगे ताकि आप कभी भूलेंगे नहीं। चलिए विस्तार से हम देखते हैं कि सबसे पहले आवेदन पत्र में लिखने की परिपाटी है, परंपरा है, नियम है, प्रोटोकॉल है या मानक रूप है। वह है सेवा में। यहाँ पर लिखा गया है सबसे पहले सेवा में। सेवा में ये 19 स्वर देना नहीं भूलिएगा, सेवा में। फिर ये कोमा दिया गया है। आइए देखते हैं कि सेवा में यह क्यों लिखा जाता है। तो सेवा में एक सम्मानजनक संबोधनात्मक वाक्यांश है। ये एक वाक्यांश है, वाक्य का एक टुकड़ा है। इसमें 2 शब्द हैं, इसमें क्रियापद नहीं है, इसीलिए वाक्य का एक टुकड़ा है, वाक्यांश है। और यह एक संबोधन है, यानी पदाधिकारी को संबोधित इसके द्वारा किया गया है। और यह सम्मानजनक है, यानी ये जो है पदाधिकारी को एक सम्मान प्रदान करने के लिए ये जो है लिखा जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं सेवा में इसका अर्थ क्या होता है। तो सेवा में इस वाक्यांश का अर्थ होता है आपके विचार हेतु, आपके विचार हेतु। तो ये सेवा में प्रधानाचार्य को एड्रेस कर रहा है, प्रधानाचार्य को जो है बता रहा है या ध्यान आकर्षित कर रहा है आपके विचार हेतु। सेवा में माने आपके विचार हेतु, आपके विचार हेतु ये बातें लिखी जा रही हैं। तो इसीलिए सबसे पहले सेवा में लिखा जाता है। यह एक वाक्यांश है, वाक्य खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए कोमा देना बहुत जरूरी है।
वाक्य खत्म हो जाता तो पूर्ण विराम लगता। तो ये जो है एक विराम चिन्ह यहाँ देना जरूरी है। इसके बाद आइए सेवा में के बाद प्रधानाचार्य महोदय, तो यह दो तरह से लिखा जाता है, श्रीमान, श्रीमान प्रधानाचार्य, श्रीमान प्रधानाचार्य। तो श्रीमान प्रधानाचार्य, तो श्रीमान हम पहले जोड़ सकते हैं। तो श्रीमान का यहाँ क्या अर्थ होता है? तो श्रीमान का यहाँ एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, विशेषण नहीं है लेकिन एक विशेषण के रूप में इसका यहाँ प्रयोग किया गया है। तो इसका अर्थ होता है सम्मानित अधिकारी, यानी प्रधानाचार्य कैसा है? तो यह सम्मानित अधिकारी है, सम्मानित पदाधिकारी है। तो ये क्या है? एक सम्मानजनक संबोधन है, यानी श्रीमान क्या है? एक सम्मानजनक संबोधन है और इसका अर्थ होता है सम्मानित अधिकारी। और चूंकि यहाँ एक विशेषण के रूप में इसका प्रयोग हुआ है, तो विशेषण किसी पद के पहले विशेषण या किसी पद के बाद में विशेषण, एक ही बार विशेषण दिया जाता है। तो यदि आप श्रीमान नहीं लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर जैसे लिखा गया है प्रधानाचार्य महोदय, तब महोदय शब्द का प्रयोग कीजिए। कभी कभी क्या लिख देते हैं गलती से लोग, यहाँ लिख देते हैं श्रीमान, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। तो ये गलत है, क्योंकि महोदय का क्या अर्थ होता है हम लोग देखेंगे। तो महोदय यह भी एक यहाँ विशेषण के रूप में महोदय का प्रयोग हुआ है। तो इसका अर्थ होता है महान अधिकारी, यानी प्रधानाचार्य जो हैं ये महान अधिकारी हैं। तो यह एक सम्मानजनक संबोधन है। महोदय क्या है? एक सम्मानजनक, महोदय एक सम्मानजनक संबोधन है और यहाँ विशेषण का काम कर रहा है। तो इसका अर्थ होता है महान अधिकारी, ऐसा अधिकारी जो बहुत महान हो। तो एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने के कारण किसी भी पद या नाम के पहले और बाद दो विशेषण नहीं देना चाहिए। इससे क्या होता है? अति शिष्टता का बोध हो जाता है। तो अति कोई भी चीज खराब होता है। इसीलिए या तो आप लिखिए प्रधानाचार्य महोदय या श्रीमान प्रधानाचार्य, चूंकि यह भी एक वाक्यांश है, खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ कोमा दिया गया है। कई वाक्यांश आ रहा है और जब वाक्य पूरा हो जाएगा तब हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे, इसीलिए यहाँ कोमा आपको देना अनिवार्य है। इसके बाद क्या लिखा जाता है? तिथि। कभी कभी तिथि लोग नीचे लिखते हैं, कभी ऊपर लिखते हैं। तो ये जो है आवेदन पत्र का ये मानक प्रारूप है, आवेदन पत्र का ये मानक प्रारूप है। तो यानी व्याकरण सम्मत है, इससे माना गया है इस प्रारूप को। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? उच्च विद्यालय। इसके बाद उस संस्थान का नाम लिखना है। तो उच्च विद्यालय, स्थान का नाम डोरंडा। तो स्थान के नाम के पहले कोमा देना नहीं भूलेंगे, क्योंकि कोई भी स्थान के पहले यानी संस्थान का नाम और जब स्थान देते हैं तो यहाँ कोमा अवश्य लगेगा। यही सब देखा जाता है और तब फुल मार्क्स आपको मिल सकता है। तो डोरंडा ये स्थान का नाम है। एक दूसरा स्थान हमने दिया तो और एक बार कोमा दे दिया और रांची लिख दिया, और यह बात अब पूरी हो गई तो पूर्ण विराम लगा दिया। इसके बाद तिथि लिखा जाता है, यानी दिनांक लिखिए या तिथि लिखिए। तो तिथि जो लिखा जाता है
तो बहुत लोग क्या लिखते हैं 5/10/2025, तो ऐसे नहीं, ऐसे लिखिए 10 मार्च 2025। तो ये एक प्रारूप है लिखने का, 10 मार्च 2025। लोग कुछ भी लिख देते हैं, प्रारूप से बाहर चले जाते हैं, नियम से प्रोटोकॉल से बाहर चले जाते हैं। तो ये तिथि के बाद आता है विषय। तो विषय जो आपका प्रश्न है उस प्रश्न को देखिए और एक विषय बनाइए, एक छोटा, बहुत बड़ा नहीं लिखा जाता है विषय। बड़े भाई की शादी में सहयोग हेतु अवकाश के संबंध में। तो अवकाश के संबंध में, बड़े भाई की शादी है, सहयोग करना है, तो इसीलिए हमको अवकाश चाहिए। तो ये एक विषय हो गया। तो यहाँ सब जगह तिथि विषय के बाद एक डैश लगाया जाता है। और अब देखिए इसके बाद क्या लिखते हैं, महाशय। तो महाशय का क्या अर्थ होता है? तो महाशय यह भी क्या है, एक सम्मानजनक संबोधन है, सम्मानजनक संबोधन है और यह संज्ञा है। क्योंकि महाशय हम किसी व्यक्ति को संदर्भित यहाँ कर रहे हैं, तो इसीलिए ये संज्ञा है। और महाशय का अर्थ होता है सज्जन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति। तो इस तरह से यह भी एक संज्ञा है और ये सम्मानजनक संबोधन है। तो कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है महाशय के जगह पर महोदय। यदि अपरिचित हैं जो पदाधिकारी हैं, जैसे विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं, इससे आप परिचित हैं, इसीलिए आपने क्या लिखा, महाशय। और यदि हम एक क्या कहते हैं थानाध्यक्ष को लिख रहे हैं जिससे हम परिचित नहीं हैं, तो वो क्या है, तब यहाँ पर लिखेंगे महोदय, महोदय। तो महाशय लिखिए या महोदय लिखिए, दोनों सम्मानजनक संबोधन है। तो यहाँ महाशय यदि परिचित है तो महाशय, परिचित नहीं है तो आप लिखिए महोदय। अब आइए विषय वस्तु। तो विषय वस्तु प्रश्न के अनुसार आपको बहुत बड़ा नहीं लिखना है, छोटा छोटा वाक्य बनाना है और लिखना है। उपरयुक्त विषय के आलोक में, हमारा जो ये विषय है, ऊपर लिखित जो विषय है, इस विषय के आलोक में, इस विषय के प्रसंग में नम्र निवेदन है कि नम्रता के साथ हम आपसे निवेदन करते हैं, हम आपसे चाहते हैं, अनुरोध करते हैं कि मेरे बड़े भाई की शादी 12 मार्च 2025, यहाँ भी देखिए 12 मार्च, हमने वो वाला नहीं लिखा है 12 मार्च मतलब 3, तो यहाँ 12 मार्च 2025 को होनी सुनिश्चित हुई है। शादी स्त्रीलिंग है, होनी सुनिश्चित हुई है। इस शुभ अवसर पर मेरी उपस्थिति आवश्यक है। घर में शादी है तो उपस्थिति बहुत जरूरी है। क्योंकि क्यों जरूरी है, तो मुझे विवाह संबंधी तैयारियों में सहयोग करनी है। तो विवाह संबंधी जो कार्यक्रम होते हैं उसकी तैयारी बहुत दिनों से चलती है, तो उसके लिए जो है सहयोग करना है इसको, इसीलिए छुट्टी चाहिए, अवकाश चाहिए। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करते हैं, ठीक उपरयुक्त में जैसा है ऐसे ही यहाँ पर। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे दिनांक 11 मार्च से 13 मार्च तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। 11 मार्च से 13 मार्च यहाँ होना चाहिए 2025 तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। पूर्ण विराम। इस कृपा के लिए मैं आपकी आभारी रहूंगी। तो यह छात्रा लिख रही है, इसीलिए क्या लिखा, इस कृपा के लिए मैं आपकी आभारी रहूंगी। यदि छात्र लिखेगा तो इस कृपा के लिए मैं आपका क्या हो जाएगा, आपकी के जगह आपका, आभारी रहूंगी के जगह रहूंगा।
चलिए इसके बाद अभी अभिनिवेदन। अभिनिवेदन यानी कौन निवेदन कर रहा है उसका एड्रेस। अभिनिवेदन मतलब निवेदन कौन कर रहा है, यह बात कौन कर रहा है, तो उसका यहाँ एक एड्रेस देना है। तो ऐसे नहीं यहाँ कुछ जो है एक लिखा जाता है शिष्टाचार के लिए, एक विशेषण, एक सम्मानजनक संबोधन के लिए कुछ लिखा जाता है। जैसे इसमें हमने लिखा आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा। तो आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा, आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा, यदि छात्र है तो क्या लिखेगा, आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी, आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी छात्र। और यदि छात्रा है तो आपका आज्ञाकारिणी, र में हर्षी र में दीर्घ, आज्ञाकारिणी छात्रा लिखा जाएगा। तो आपकी आज्ञाकारिणी, आपकी आज्ञाकारिणी का क्या अर्थ होता है, मतलब हम आपकी आज्ञा के पालन करने वाले हैं। आपका जो भी आदेश होता है हम उससे अच्छी तरह से पालन करते हैं। तो यह एक अभिनिवेदन है, और यह अभिनिवेदन जो है यह बताता है कि हम आपसे दूर नहीं हैं, यानी हम आपकी हैं और आपके हर आदेश का, हर आज्ञा का पालन करने वाले हैं। इसके बाद नाम। तो अपना नाम देना है। तो क्या होता है कि बोर्ड परीक्षा वगैरह में अपना नाम देना उतना उचित नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत तरह की बातें होती हैं। धर्म की बातें होती हैं, जाति की बातें होती हैं। तो इसीलिए आप लिखिए क ख ग, नाम के जगह क ख ग। कक्षा लिख सकते हैं क्लास 10A। तो ये हुआ। तो इसके बाद यदि कुछ दूसरे प्रकार का पत्र है, ये तो एक शैक्षिक संस्थान के लिए हम लिखते हैं आपका आज्ञाकारिणी छात्रा। और यदि आप किसी दूसरे पदाधिकारी को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, आप लिखिए कि भावदीय। यहाँ आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा के जगह पर यहाँ क्या लिखिए, भावदीय। यदि छात्रा है तो क्या लिखेगी, भावदिया, भावदिया। तो भावदीय या भावदिया लिखिए। तो भावदीय का क्या अर्थ होता है, तो भावदीय का अर्थ होता है कि आपका जो है हम सेवक हैं। भावदीय का माने हुआ आपका हम सेवक हैं, आपके अधीन हम हैं, आपके बाहर नहीं हैं, आपके सेवक हैं। आपकी सेवा के लिए हम हमेशा उपस्थित रहेंगे। तो इस तरह यानी पदाधिकारी के ध्यान को खींचने के लिए उसको जो है ये भावदीय हम लिखते हैं कि मैं आपका सेवक हूँ। तो भावदीय लिखिए, या यदि छात्रा है तो भावदिया, यानी महिला है तो भावदिया, और पुरुष है तो भावदीय लिखिए। यदि आप भावदीय नहीं लिखते हैं तो आप लिखिए आपका विश्वासी, विश्वासी। तो आपका विश्वासी, आपका मैं आपका हूँ और मैं विश्वास के पात्र हूँ, मैं विश्वास का पात्र हूँ। यानी आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, मैं विश्वास का पात्र हूँ आपके लिए। तो इस तरह से आपका विश्वासी लिखिए। या यदि ये भी नहीं लिखते हैं तो भावदीय, भावदिया, आपका विश्वासी
नहीं लिखते हैं तो विश्वास भाजन, विश्वास भाजन। विश्वास भाजन यानी विश्वास को भांजने वाला, अर्थात आपका विश्वास पात्र। तो आपका विश्वास भाजन माने मैं आपका विश्वास पात्र हूं। दोनों का एक ही अर्थ होता है, आपका विश्वासी और विश्वास भाजन। यानी आप जो बोलेंगे वो हम करेंगे और मैं आपका विश्वासी हूँ। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, मैं आपका विश्वासी हूँ। इसके बाद ये नाम और नाम लिखना है और कक्षा वगैरह तो ये सब में नहीं होगा, वो शिक्षण संस्थान में भी इस तरह लिखा जाता है। तो यह एक जो है आवेदन पत्र का मानक रूप है और खंड दर खंड प्रत्येक खंड का, प्रत्येक शब्द का यहाँ पर हमने विश्लेषण किया कि ये क्यों लिखा जाता है, इसका क्या अर्थ होता है, महोदय क्यों लिखा जाता है, क्या अर्थ होता है। तो इस तरह ये अंत में जो है तो यहाँ जो लिखने का तरीका है ये मानक रूप है। बहुत लोग क्या लिखते हैं कि आपका आज्ञाकारी छात्र यहाँ पर लिखते हैं, नहीं, ये इसी क्रम में जो है लिखा जाना चाहिए। तो हमने परीक्षा के लिए 3-4 जो है YouTube के डिस्क्रिप्शन में हमने आवेदन पत्र लिखकर डाला है। तो आवेदन पत्र का जो है एक मानक प्रारूप जो है हमने लिखकर डाला है, जिससे आप पढ़ सकते हैं और आवेदन पत्र से फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो एक चीज़ जैसे हमने बताना भूल गया कि यदि आप छात्रा लिखते हैं, आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा, तो इसमें थोड़ा अट्रैक्शन ज़्यादा आता है और फुल मार्क्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए छात्रा शब्द का यहाँ प्रयोग कीजिए। तो इस तरह हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।